चुनाव आयुक्त चुनने की नई प्रक्रिया क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो आइए हम पहले चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्तियों पर चर्चा करते हैं। साथियों, भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है, जिसका संगठन भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विभिन्न क्षेत्रों से भारत के प्रतिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और सुकुमार सेन जी देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। जिस दिन चुनाव आयोग की स्थापना हुई यानी 25 जनवरी 1950 राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन पूरे ढंग से करता है। तो साथियों, अब बात आती है कि इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिका चुनाव में क्या कोई भूमिका होती है? तो इसका उत्तर है नहीं। इसके लिए भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 चुनाव आयुक्त और होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। जबकि शुरुआत में जब 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गठित हुआ, तब से और 15 अक्टूबर 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित एक एकल सदस्यीय निकाय हुआ करता था। 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह आरवीएस शास्त्री मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त के रूप में एसएस धनोआ और बीएस सहगल सहित 3 सदस्यीय निकाय बन गया। 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक यह एक बार फिर एकल सदस्यीय निकाय बनकर रह गया था और फिर से एक बार 1 अक्टूबर 1993 से यह 3 सदस्यीय निकाय बन गया। तो आइए हम जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है और इसकी प्रक्रिया क्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एवं कार्यविधि क्या है? वास्तव में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु का 65 साल जो पहले होता है, जबकि यह अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 62 साल जो पहले पूरा हो वो होता है। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, यानी सैलरी तो अच्छी खासी है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनाव से संबंधित सत्ता होती है, जबकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद और तहसील एवं जिला परिषद के चुनाव की सत्ता संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। तो हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्य और कार्यप्रणाली क्या होती है। पहला, इलेक्शन कमीशन के पास यह पूरा उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचनों का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाए। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव कराता है। दूसरी बात, निर्वाचन नामावली तैयार करवाता है। तीसरा बिंदु है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है। चौथा, राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय, राज्य स्तर के दलों के रूप में वर्गीकरण, मान्यता देना, दलों या निर्दलीयों को चुनाव चिन्ह देना।
अगला है दल बदल को छोड़कर सांसद या विधायक की अयोग्यता का राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देता है। गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही काम है। इलेक्शन कमीशन के पावर्स क्या हैं? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अनुच्छेद 324(1) में निर्वाचन आयोग की शक्तियों कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती हैं, इसका वर्णन है। उसकी शक्तियां केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधि से नियंत्रित होती है। निर्वाचन का पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण तथा आयोजन करवाने की शक्ति, जिसमें देश में मुक्त और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाना है, भी निहित है। जहां कहीं संसद विधि निर्वाचन के संबंध में मौन है, वहां निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति रखता है। यद्यपि प्राकृतिक न्याय, विधि का शासन तथा उसके द्वारा शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए। निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधि का उल्लंघन नहीं कर सकता है और न ही ये स्वेच्छापूर्ण कार्य कर सकता है। इसके निर्णय न्यायिक पुनरीक्षण के अधीन होते हैं। निर्वाचन आयोग की शक्तियां निर्वाचन विधियों के पूरक हैं, न कि उन पर प्रभावी तथा वैध प्रक्रिया से बनी विधि के विरुद्ध प्रयोग नहीं की जा सकती हैं। यह आयोग चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित कर सकता है, चुनाव चिन्ह आवंटित करने तथा निष्पक्ष चुनाव करवाने के निर्देश देने की शक्ति रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी शक्तियों की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह एकमात्र अधिकरण है जो चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करे। चुनाव करवाना केवल उसी का कार्य है। जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के अनुच्छेद 14 और 15 में भी राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्वाचन अधिसूचना जारी करने का अधिकार निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुरूप ही जारी करने का अधिकार देते हैं। साथियों, भारत में निर्वाचन सुधार किस क्रम में हुए, आइए चर्चा करते हैं। जैसे भारत में निर्वाचन सुधार निम्न चरणों में हुए। सबसे पहला चरण 1950 से लेकर 1996 तक 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। दूसरा, फोटो युक्त पहचान पत्र जारी किया गया। ईवीएम का प्रचलन शुरू हुआ। 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर पाबंदी की गई, नहीं तो लोग 4-4, 5-5 जगह से लड़ सकते थे। उम्मीदवार की डेथ पर चुनाव कैंसिल नहीं होना। अब दूसरा चरण शुरू होता है 1996 से 2000 के बीच। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रमशः 50-50 या 20-20 अनुमोदक व प्रस्तावक लगाए जाएंगे। दूसरा, जमानत धन 15,000 रुपए तय की गई। 1999 में पोस्टल बैलेट की शुरुआत की गई। और तीसरा चरण होता है 2000 से अब तक, और इसमें शामिल हुआ वीवीपैट, प्रॉक्सी मतदान और एग्जिट पोल प्रतिबंध, नोटा का प्रावधान, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया। 20,000 से ज्यादा चुनाव खर्च पर निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी और कुछ पिंक बूथ तय किए जाते हैं। जीपीएस आधारित ईवीएम सिस्टम लागू किया गया। वीवीपैट से भी मतगणना शुरू किया गया। तो आइए हम संवैधानिक प्रावधान की चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनावों से संबंधित है और इन मामलों हेतु एक आयोग की स्थापना करता है। साथियों, अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग की शक्तियों में निहित है। अनुच्छेद 325 कहता है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को
मतदाता सूची में शामिल न करने और इसके आधार पर मतदान करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। साथियों, अनुच्छेद 327 के अनुसार विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति संसद के पास पूरी तरह से निहित है। और हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 328। इसके अनुसार ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल में शक्ति निहित है। अनुच्छेद 329 के अनुसार चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संरचना क्या है? मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त थे, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। यानी आप समझ रहे होंगे, चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC चीफ इलेक्शन कमीशन तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर चुना जाता है, वे भी इसमें शामिल होंगे। वर्तमान में इसमें सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन है और 2 चुनाव आयुक्त के पद खाली हैं। मैं अभी की बात कर रहा हूं। जहां तक बात राज्य स्तर पर चुनाव आयोग की है, तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी चीफ इलेक्शन कमीशन द्वारा मदद की जाती है, जो IAS रैंक का अधिकारी होता है। आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल क्या होता है? चुनाव आयुक्त चुनने की नई प्रक्रिया क्या है? इस नई प्रक्रिया या नीति के अनुसार 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर होंगे और 2 सदस्यों में एक मुख्य विपक्षी दल के नेता होंगे और विपक्षी दल के ना होने की स्थिति में ऐसा हो सकता है कि सबसे कम सीटें आए, ऐसी स्थिति में सबसे बड़े विरोधी दल के नेता को शामिल किया जाएगा और कमेटी का जो दूसरा सदस्य होगा वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा चुना गया कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा, जिसे कमेटी अनुमोदित करेगी। राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। उनका 6 साल का एक निश्चित कार्यकाल होता है या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, जिसकी हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। निष्कासन या हटाया जाना, इनको कैसे हम हटा सकते हैं? वे कभी भी त्याग पत्र दे सकते हैं, जैसे अरुण गोयल ने दिया है, या उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के तहत ही पद से हटाया जा सकता है। सीमाएं या इनकी योग्यता क्या है? वास्तव में ये इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता यानी कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। संविधान ने सेवानिवृत्त हो रहे चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शक्तियां और कार्य पर भी चर्चा कर लेते हैं। प्रशासनिक कार्य में आता है संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर देश भर में चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, यह सब आता है। मतदाता सूची तैयार करना और समय समय पर संशोधित करना तथा सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, और चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की आम सहमति से विकसित आदर्श आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट के सख्त पालन के माध्यम से राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में
समान अवसर सुनिश्चित करता है। यह चुनाव के संचालन हेतु चुनाव कार्यक्रम तय करता है, चाहे आम चुनाव हो या कोई उपचुनाव हो। सलाहकार, क्षेत्राधिकार और अर्ध न्यायिक कार्य भी इनके अपने तहत होते हैं। संविधान के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के मौजूदा सदस्यों के चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले में आयोग के पास सलाहकार अधिकार क्षेत्र है, यानी आयोग के पास पावर है कि वो राज्यपाल को या राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। ऐसे में सभी मामलों में आयोग की राय राष्ट्रपति या राज्यपाल जिसे ऐसी राय दी गई है के लिए बाध्यकारी नहीं है, सलाहकारी है। इसके अलावा चुनाव में भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के मामले जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सामने आते हैं को इस सवाल हेतु आयोग के राय के लिए भी भेजा जाता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा और यदि हां तो किस अवधि के लिए, यानी कितने दिन के लिए। आयोग के पास मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवादों को निपटाने की अर्ध न्यायिक शक्ति निहित होती है, यानी आयोग डिसाइड कर सकता है कि विभाजन होगा या विलय। आयोग के पास ऐसे किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने की शक्ति है जो समय के भीतर और कानून द्वारा निर्धारित तरीके से अपनी चुनावी खर्चों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहा हो। अब रहा सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाए जाने की निमित्त कानून की तो बात हम कर लिए, लेकिन चुनाव आयुक्तों को हटाए जाने में सरकार की भूमिका सीधे सीधे दिखती है, यानी उनको कोई प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी प्राप्त नहीं है। तो सलाहकारों का मानना है कि उन्हें भी न्यायिक प्रक्रिया या जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है उसी के तहत उसी कानून पर चुनाव आयुक्तों को भी हटाए जाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।